नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ते रहो विथ आर रंजन पर। एडुटेरिया का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने सेट नंबर 7 तक कर लिया है। आज हम लोग एडुटेरिया का BSSC CGL 4 के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसका सेट नंबर 8 करेंगे। बाकी 1 से लेकर 7 तक का सेट का भी डिस्कशन हम लोग पीछे वीडियो में कर चुके हैं, आप लोग वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। भारतीय बीज प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय बीज प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में बद्री नारायण रामूलाल बरवाले को जाना जाता है और 1998 में इनको बद्री नारायण जी को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लीजिए। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि की यानी कि NAFCC की स्थापना 2015 में की गई थी। ठीक है, और इस निधि का जो उद्देश्य है, किस उद्देश्य से इस निधि की स्थापना की गई थी? तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुकूलन गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए इस निधि की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। मिल्पा, लदांग, रोक्का और मिसोल क्रमशः किन देशों में झूम खेती का नाम है? ठीक है, तो देखिए मिल्पा जो है ना वो मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको, और लदांग जो है वो मलेशिया में कहा जाता है, रोक्का कहा जाता है ब्राज़ील में, मिसोल कहा जाता है जायरे में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है हमारा वो सही है। ठीक है, झूम कृषि को अलग अलग नामों से अलग अलग देशों में जाना जाता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, मिल्पा मैक्सिको में, लदांग नाम से मलेशिया में जानते हैं, रोक्का नाम से ब्राज़ील में और मिसोल नाम से जायरे में। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखिए। अघिल दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है कहाँ? लद्दाख में। ठीक है ना, याद रखिएगा, और ये काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड में आपका माना दर्रा है, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा है। ठीक, बोमडीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा है। तो ऐसे बाकी दर्रा का नाम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए 1985-90 ईस्वी के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? तो 85-90 के बीच 7वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 7वीं, और यह राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, और इसमें जो टारगेट था वो प्रौद्योगिकी के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, ये इसका टारगेट था। ठीक, और इसी योजना में एक और नारा था, भोजन, काम और उत्पादन। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना का नाम आपने सुना होगा, वो इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक कार्यक्रम था, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, तो जो भी मैं पॉइंट्स बताता हूँ उसको नोट करिएगा और बार बार उसको याद करते रहिएगा। ठीक है, भारत में गेहूं के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो गेहूं के उत्पादक सबसे ज़्यादा गेहूं जो होता है वो उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद पंजाब में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक द्वीप में अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है आपको बताना है पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है। तो ये दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको सैंडल पीक यानी कि सैंडल चोटी कहते हैं, जो उत्तरी अंडमान द्वीप पर अवस्थित है। ये भी आपको दिमाग में रखना है। चलिए, बाल्टीमोर बुलेट उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो बाल्टीमोर बुलेट उपनाम से जाना जाता है किसको? माइकल फेल्प्स को।
ठीक है। माइकल फेल्प्स को बाल्टीमोर बुलेट के नाम से जाना जाता है। माइकल फेल्प्स जो थे वो हैं जो बहुत बड़े तैराक हैं और सबसे अधिक पदक जीतने का ओलंपिक खेलों में रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है। अभी तक 28 पदक ये जीत चुके हैं। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है। तैराकी के बहुत बढ़िया ज़बरदस्त 28 पदक, वो भी 5 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में, बहुत बड़ी बात है। चलिए, निम्न में कौन सा मंदिर भारतीय मंदिर वास्तुकला के नागर शैली में निर्मित हुआ है? तो नागर शैली में निर्मित हुआ है इसमें कौन? कंदरिया महादेव मंदिर, लिंगराज मंदिर, सूर्य मंदिर, तीनों। ये ए, बी और सी तीनों, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ठीक है। याद रखना है, कंदरिया महादेव मंदिर, आपका लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, और सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है। तो तीनों आपको याद रखना, ये नागर शैली के में निर्मित हुआ है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ भारत की जलप्रपात है, दूसरे तरफ इसकी अवस्थिति है, ठीक है। तो दूध सागर जो जलप्रपात है वो कहाँ है? गोवा में है, ठीक है। दूध सागर गोवा में है। बरकाना जो है वो कर्नाटक में है। खंडाधार जो है वो ओडिशा में है, और एक पलानी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो ए का 4, बी का 1, ठीक है। ए का 4, बी का 1, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सुभाष चंद्र बोस द्वारा उद्धृत किया गया था? सुभाष चंद्र बोस ने इसमें से क्या कहा था, बताइए। पहला है कि खुद के खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को दूसरे की सेवा में लगा दें। पहले वो आपको नज़रअंदाज करते हैं, फिर वो आप पर हंसते हैं, फिर वो आपसे लड़ते हैं, फिर आप जीत जाते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बहुत फेमस इनका कथन है, बचपन से हम लोग सुन रहे हैं। यही सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। और 1943 में, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जो आज़ाद हिंद फौज था उसको पुनर्जीवित करने का काम किया था इन्होंने, ठीक है। और 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। ये भी आपको दिमाग में सब रखना है। प्रश्न संख्या 12 देख लीजिए। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था? तो सिपाही विद्रोह होने के बाद, ठीक है, क्या हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1858 को पारित किया गया, और इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत के शासन का अधिकार समाप्त कर दिया गया, और भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ला दिया गया, ठीक है। ये भी आपको, और 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसी के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, और भारत सचिव का नया पद सृजित किया गया था, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 13 देख लीजिए। भारत में पहली बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? ठीक है, तो पहली जो सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी वो इलाहाबाद में आयोजित की गई थी, जिसका अभी वर्तमान में नाम प्रयागराज है। पहले जो यह परीक्षा होती थी वो हमेशा लंदन में आयोजित होती थी, जिससे कि भारतीयों को उसमें भाग लेना आसान नहीं था, बहुत कठिन था, ठीक है। तो फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना के साथ बाद में दिल्ली में भी इस परीक्षा का आयोजन होने लगा बाद में जाके। लेकिन भारत में पहली बार जो हुआ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 1922 में इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हुई थी, जहां कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे? तो आप लोग जानते होंगे कि ये कौन थे, लाला लाजपत राय, ठीक है ना। लाला लाजपत राय जो थे वो उनकी मृत्यु हो गई थी और साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था, तो भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। और साइमन कमीशन का बहुत विरोध हुआ हमारे देश में, जहाँ जहाँ कमीशन पहुंचा वहाँ पूर्ण हड़ताल रखी गई थी, और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भी खूब
लगाए गए थे। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। ठीक है, इसी के दौरान लाला लाजपत राय ने कहा था मरने से पूर्व कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। बहुत फेमस उनका सेंटेंस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक था? ठीक है, तो ये कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम के नाम से आप लोग जानते होंगे। 1885 में स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ये एक ब्रिटिश सिविल सेवक थे और इन्होंने भारतीय नेताओं को एकजुट करने और राजनीतिक मंच प्रदान करने के लिए कांग्रेस की स्थापना करने में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, और दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन हुआ बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और पहला जो वह अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या नाम, पूरा नाम क्या था इनका? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित आंदोलनों को उनके संबंधित संस्थापकों के साथ सुमेलित करें। ठीक है, तो फराजी आंदोलन कौन थे इनसे जुड़े हुए? हाजी शरीयतुल्लाह, एक 4 हो जाएगा। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, तो ये किया था कि इन्होंने नवाब अब्दुल लतीफ़। इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, ये किया था सर सैयद अहमद खान ने। वहाबी आंदोलन रायबरेली के सैयद अहमद ने। ठीक है, तो A का 4, B का 3, A का 4, B का 3, C का 2, D का 1, तो B आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। मुस्लिम कृषकों का एक संगठित विरोध मोपला विद्रोह भारत के किस वर्तमान राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था केरल में। ठीक है ना, केरल में। इसका जो नेतृत्व किया था वो अली मुसलियार और वरियान कुन्नाथू कुंजाहम्मद हाजी ने इसका जो नेतृत्व है वो किया था। यह जो विद्रोह था ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ मुस्लिम कृषकों के द्वारा किया गया था। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक किस भाषा में लिखा गया था? तो मुद्रा राक्षस जो नाटक था वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान और चाणक्य की कूटनीति के बारे में वर्णन है। ठीक है, चलिए मतविलास प्रहसन के रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित थे? तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे वो पल्लव राजवंश से संबंधित है। ठीक है, और बहुत कुशल शासक थे और संरक्षक थे और बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे। ठीक है, मतविलास प्रहसन जो है ना, एक संस्कृत नाटक है जो हास्य और व्यंग पर आधारित है, और इसमें विभिन्न धार्मिक परंपराओं और समाज की कमजोरियों पर व्यंग किया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 देख लीजिए। धर्मपाल को बिहार में भागलपुर के पास निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो धर्मपाल को जाना जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना के लिए। पाल वंश के बहुत प्रसिद्ध शासक थे धर्मपाल, और बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, और यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र था, और इसकी भी जो ख्याति थी वो नालंदा विश्वविद्यालय की तरह बहुत ख्याति इस विश्वविद्यालय को प्राप्त थी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बॉल बेयरिंग में 2 गोल धातुओं के छल्ले के मध्य छोटी छोटी बॉल होती है। बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो कथन तो दोनों सही है मुझे लग रहा है। ठीक है ना, ये 1 भी सही है, 2 भी सही है, तो दोनों के आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा C हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अल्फा किरण एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। ठीक है, अल्फा किरण भारी अस्थिर परमाणु नाभिक के क्षय के कारण उत्पन्न होता है। अल्फा किरण पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। तीनों बताना है कि कौन इसमें से सही है। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है बताइए? मेरे हिसाब से दोनों क्या हो सकता है? उपयुक्त सभी, यानी कि D आंसर हो जाएगा। तीनों का तीनों सेंटेंस हमारा सही है। ठीक है ना, चलिए सेंटेंस को फिर से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अगले प्रश्न में कभी भी इस तरह का प्रश्न जब मिले, विकल्प को भी
कंट्रोल में अपने लेते चलना है। जो ऑप्शन होता है ना, वो ऑप्शन भी कभी क्वेश्चन बन के आपके सामने ज़रूर आएगा। तो क्वेश्चन को पढ़िए, विकल्प के बारे में पता करिए, जानकारी इकट्ठा कीजिए और उसका नोट्स बनाइए। चलिए प्रश्न संख्या 23 देख लीजिए। क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह खिलाड़ी को सक्षम बनाता है क्या करने के लिए? तो वो क्या करता है? संवेग शून्य करने में मदद करता है। ठीक है, संवेग को शून्य करने में मदद करता है। देखिए, तेज़ गति से जब गेंद आ रही होती है तो उसमें संवेग ज़्यादा होता है, तो उसको रोकने के लिए संवेग को शून्य करना पड़ेगा। तो जब गेंद पकड़ते समय हाथों को पीछे की ओर खींचा जाता है तो उस आवेग बल को शून्य करने के लिए समय ज़्यादा मिल पाता है और इसलिए उसको चोट नहीं लगती है। चलिए 24वां प्रश्न देखिए। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास क्या होता है? तो लाल रंग का जो परास होता है वो 6200 से कितना होता है? 7800 होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 25 देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है ये, पहला ही सेंटेंस सही है। सिलिकॉन और जर्मेनियम अचालक का उदाहरण है? नहीं, ये सेमीकंडक्टर का उदाहरण है, तो ये दूसरा हमारा गलत है। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, ये भी ठीक है। तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आंसर हमारा हो जाएगा। 26 प्रश्न देखिए। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल क्या होता है? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आपको पूरा फार्मूला याद होगा, F = G, ठीक है, m1 m2 बट्टा r²। ये आपको पूरा सूत्र आपको याद होगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन है? तो वेल्डिंग में प्रयोग होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ठीक है ना, इसका यूज होता है वेल्डिंग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होता है? तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, अम्ल वर्षा वह परिस्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। तो मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसमें भूमिका निभाता है। चलिए प्रश्न संख्या 30 देख लीजिए। प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान होता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है ना। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो तो उदासीन होता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का जो रंग होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। ठीक है, और लिटमस का जो क्षारीय विलयन होता है वो क्या हो जाएगा? नीला। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया, मक्खन का खट्टा होना, बर्फ़ का पिघलना, ये तो रासायनिक नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। आयोडीन क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन, ये भी नहीं है। गीले कपड़ों का सूखना, ये भी नहीं है। मक्खन का खट्टा होना, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण मक्खन और दही क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। और रासायनिक परिवर्तन ऐसी परिवर्तन होती है जिसमें पदार्थ को उसके मूल अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक की सबसे सही निर्धारित करता है? तो प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो उसके परमाणु क्रमांक को सबसे अच्छे से सही निर्धारित करती है। ठीक है, परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्या एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को बताती है। ठीक है, परमाणु क्रमांक को Z से निरूपित किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 34 देखिए। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इससे जुड़ा हुआ सवाल किया है,
नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 35 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के प्रयोग में लाई जाती है? तो क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, पीने के पानी को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया को मार सकता है, इसलिए स्विमिंग पूल के पानी का उपचार करने के लिए या पीने के पानी के लिए ठीक करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 36 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए विटामिन B1 जो है उसको थायमिन बोलते हैं, बिल्कुल सही है, सब सुमेलित है। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, सही है। विटामिन A को एस्कॉर्बिक अम्ल थोड़ी बोलते हैं, विटामिन A को तो हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। ठीक है, ये रेटिनॉल कहा जाता है ना। तो ये हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए 37वां प्रश्न देखिए। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो स्मरण क्षमता जो होती है वो सेरिब्रम में होती है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का एक प्रमुख भाग होता है सेरिब्रम। ठीक है, मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि का केंद्र यही होता है, सेरिब्रम। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 38 देख लेते हैं। पोषवाह यानी कि फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्लोएम जो होता है ना वो प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि जाइलम जो होता है वो जड़ों से जल और खनिज को अवशोषित करता है और पौधों के तने, पत्तियों, फूलों और बाकी हिस्सों में पहुंचाता है। और फ्लोएम जो है वो पौधों के हरे भागों से, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो यौगिक, कार्बनिक यौगिक जो तैयार होता है, आसान भाषा में समझे तो जो भोजन तैयार होता है, उस भोजन को बाकी हिस्सों तक फ्लोएम ले जाके पहुंचाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 देख लीजिए। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ये जो एंथ्रोपोलॉजी है ये मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें आर्कियोलॉजी जो होता है वो आपका पुरातत्व संबंधी विज्ञान का अध्ययन इसमें किया जाता है। और पैलियोंटोलॉजी जो है इसमें जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान ये कहलाता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो अपेंडिक्स जो होता है उसका कोई काम नहीं, वो फालतू में है। ठीक है, उसको कहा जाता है अवशेषीय अंग है, उसका कोई काम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव पाचन तंत्र में किससे पित्त रस का स्राव होता है? तो पित्त रस का जो स्राव होता है वो लीवर से होता है, यानी कि यकृत से होता है। ठीक है, और ये जो पित्त रस होता है वो पित्त जो क्या करता है ना, पित्त रस आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। ठीक है, पित्त एक्चुअली पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जिसका pH 7.7 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 42 हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 42 देख लेते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन है? बताइए, श्वसन वर्णक इसमें से कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर में जो श्वसन वर्णक है वो हेमोग्लोबिन है। ठीक है, और हेमोग्लोबिन क्या है? तो आरबीसी में मौजूद एक तरह का प्रोटीन है और ये सभी शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, चलिए 43 क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है क्योंकि उसमें है, तो उसमें क्या है? तो जल अपघटक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, जल अपघटक एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहा जाता है। ठीक है, और इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुवे ने की थी 1958 में। नोट करते चलिएगा, जो जो पॉइंट्स बताता हूँ उसको नोट करते चलिएगा। प्रश्न संख्या 44 देखिए। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहाँ है? तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का काम कहाँ पे होता है? राइबोसोम में होता है।
राइबोसोम जो होता है वो आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करती है, यानी कि प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। इसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है, राइबोसोम को। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो देखिए, इसमें जो ऑक्सिन है, ये ऑक्सिन जानवरों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये पादप हार्मोन है, ये पौधों में पाया जाता है। बाकी एड्रेलिन, थायरॉक्सिन और इंसुलिन ये जंतुओं में पाया जाता है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? मुद्रा का जब अवमूल्यन होगा, यानी कि किसी अन्य मुद्रा या मुद्राओं के समूह या मुद्रा मानक के सापेक्ष किसी देश के मूल्य का जानबूझकर नीचे की ओर समायोजन का मतलब होता है मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है, तो एक कमज़ोर घरेलू मुद्रा एक देश के निर्यात को वैश्विक बाज़ारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है और साथ ही आयात को और अधिक महंगा बनाती है। इससे निर्यात में तो वृद्धि होगी, लेकिन आयात में कमी हो जाती है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा निर्यात में वृद्धि। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? तो ऋण नियंत्रण करता है, मुद्रित नोट जारी करता है, जनता को पैसा उधार देना नहीं, ये उसका काम नहीं है। ठीक है ना, तो संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो केवल 3 हमारा आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये जो काम है ये आरबीआई का नहीं है। ठीक है, चलिए, किस राज्य की वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अंडमान निकोबार का जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है उसको जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, असम सरकार द्वारा शुरू की गई गुरु गुणोत्सव पहल 2025 किससे संबंधित है? तो असम सरकार ने इसको शुरू किया और ये संबंधित है शिक्षा के क्षेत्र से। ठीक है, राज्य के स्कूलों में मूल्यांकन किया जाएगा ताकि जो बच्चों के सीखने की क्षमता है उसको और बेहतर किया जा सके। ठीक है, असम की राजधानी कहाँ है बताइए? दिसपुर है, दिसपुर। और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या होगा? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 50 देख लीजिए। बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य किस जिले में बनाया जाएगा? ठीक है, तो पहला घड़ियाल अभयारण्य बनाया जाएगा गोपालगंज में। ठीक है ना, याद रखना है। भारत में घड़ियाल की सबसे अधिक आबादी चंबल नदी में पाई जाती है और दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी गंडक नदी में पाई जाती है। घड़ियाल जो है वो IUCN के रेड लिस्ट में शामिल एक संकटग्रस्त, ठीक है, प्राणी है, प्रजाति है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 51 देख लीजिए। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हाल ही में हुआ था भोपाल में। ठीक है, इसका जो उद्घाटन है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया था। और ख़ास बात यह है कि इस आयोजन में कुछ देशों ने भी वहाँ के भी बाल वैज्ञानिकों ने अपनी प्रस्तुति दी थी, जैसे कि बहरीन, UAE, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब। ठीक है, तो ये छोटा मोटा आयोजन नहीं था। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है बाकी दूसरे देशों के बच्चे भी इसमें भाग लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल कहाँ से कहाँ तक किया है? तो सबसे लंबी मालगाड़ी एशिया की ये उत्तर प्रदेश के चंदौली से झारखंड के गढ़वा तक, ये चंदौली जो है यूपी में है, गढ़वा जो है वो झारखंड में है। और कुल इसमें इंजन जो थे मालगाड़ी में 7 इंजन इसमें थे और दूरी कितनी थी? 209 किलोमीटर। ठीक है, बहुत भयंकर मालगाड़ी ये है। ठीक है ना, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी चंदौली से गढ़वा। चलिए, भारत ने किस देश के साथ मिलकर सोनोबॉय सह उत्पादन करने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है समझौता अमेरिका के साथ। ठीक है, भारतीय नौसेना के लिए सोनोबॉय के सह उत्पादन करने के लिए समझौता हुआ है भारत और अमेरिका में। ठीक है, भारत की एक कंपनी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और अल्ट्रामरीन के साथ मिलकर इसको बनाया जाएगा। ये एक सोनार उपकरण है जिसका उपयोग होता है पानी के नीचे वस्तुओं और पनडुब्बियों की स्थिति का पता लगाने के लिए।
तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2025 में 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था वो 4 खिलाड़ियों को मिला था, ये ध्यान रखना है। और 4 खिलाड़ी कौन कौन थे, तो डी गुकेश थे और हरमनप्रीत सिंह ये, और आपके प्रवीण कुमार, और चौथी जो थी वो मनु भाकर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये इसमें शामिल नहीं है। और शामिल हैं कौन, तो मनु भाकर, ये भी हमको ध्यान रखना है, मनु भाकर, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में पायलट परियोजना के तौर पर भांग की खेती की जा रही है, तो ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे भांग की खेती हो रही है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये उद्देश्य है भांग की खेती करने का कि भांग की खेती को औषधीय और औद्योगिक संभावनाओं के लिए कितना वो सूटेबल है इसके बारे में पता करना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो श्री शिव प्रताप शुक्ल, ठीक है। चलिए, किस भारतीय संस्थान द्वारा हाइपरलूप का परीक्षण किया जा रहा है, तो हाइपरलूप का परीक्षण किया जा रहा है आईआईटी मद्रास के द्वारा। 422 मीटर, ठीक है, 422 मीटर लंबी, ठीक है, हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक शुरू किया गया है और भारतीय रेलवे इसमें इसकी सहयोग कर रहा है। इसका उद्देश्य है कि स्पीड परिवहन में कुछ क्रांति जैसा कुछ काम किया जाए, ठीक है। एबेल पुरस्कार, आगे बढ़ते हैं। एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो एबेल पुरस्कार मासाकी काशिवारा को प्रदान किया गया है। ये जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा हैं और गणित क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य हेतु एबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा, तो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो होगा वो अमरावती में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। अमरावती यानी कि आंध्र प्रदेश की राजधानी, ये भी याद रखना है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा हो और जागरूकता उनकी बढ़े। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड में किया गया है, ठीक है। और पुरुष और महिला दोनों वर्ग में इसको आयोजन किया गया है। और भारत जो है इसमें इंग्लैंड को 44-41 से हराकर यह खिताब भारत ने जीत लिया था, जबकि महिला वर्ग में इंग्लैंड को 57-34 से हराकर भारत महिला वर्ग में भी विजयी रहा, ठीक है। तो याद क्या रखना है, कबड्डी विश्व कप में जीता कौन, तो भारत, पुरुष और महिला दोनों वर्गों में। लेकिन कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये आयोजन हुआ इंग्लैंड में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 61 देखिए। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया, तो ये किया गया भारत और जापान के बीच में 24 फरवरी 2025 से 9 मार्च 2025 के बीच, ठीक है। 2018 से हर साल इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। चलिए, हाल ही में कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो फिलीपींस में, ठीक है ना, फिलीपींस में थिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और इसका अनावरण भारत और फिलीपींस के बीच 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया। थिरुवल्लुवर एक बहुत महान कवि और दार्शनिक थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 63 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है, ठीक है। तो सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम जो था वो राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ठीक है, जो 1953 में शुरू किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, राष्ट्रीय प्रसार सेवा सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम। चलिए, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो ये दी गई है अनुच्छेद 243 जी, ठीक है ना, ये दी गई है। और कहने का मतलब है कि 11वीं जो अनुसूची है
उसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया और इसमें पंचायत संबंधित 29 कार्यों की सूची वर्णित है। ठीक है, और अनुच्छेद 243 जी जो है वो ये कहता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाए, जिनके अंतर्गत योजनाएं भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है, कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व पंचायती राज संस्थाओं को है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी। चलिए, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संविधान संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1951 में। ठीक है, और इसमें जो है 2 नए अनुच्छेद 31 क और 31 ख को जोड़ा गया था और एक नई अनुसूची 9वीं अनुसूची इसी संशोधन के थ्रू, पहले संशोधन विधेयक के थ्रू जोड़ा गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 66 पे। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 66 देख लीजिए। क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो ये मान्यता दी गई है अनुच्छेद 326 के थ्रू। ठीक है ना, पहले वयस्क मताधिकार का मतलब पहले क्या उम्र क्या था? तो 21 वर्ष था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा, ठीक है, 21 वर्ष की मिनिमम आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, चलिए, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा है? बहुत बार ये प्रश्न आता रहता है। तो यह एक विधिक अधिकार है। ठीक है ना, विधिक अधिकार है। ठीक है, चाहे तो मत दे, चाहे तो नहीं भी दे सकता। इसमें कोई ऐसा कुछ ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी मताधिकार को विधिक या वैधानिक घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 68 देखिए। निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं जोड़ा गया था? कि देखिए, समान नागरिक संहिता इसमें नहीं जोड़ा गया था। बाकी जो तीनों है ना, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, ये तीनों 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। ये वाला जो है समान नागरिक संहिता, इसको नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 69वां नंबर प्रश्न देखिए। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? तो 6 महीना के लिए सीमित की जा सकती है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 352 है, उसके प्रावधानों के तहत संसद द्वारा अनुमोदित आपात की उद्घोषणा 6 माह की अवधि की समाप्ति के बाद प्रवर्तित नहीं रहेगी। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है? तो ये पेश किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। ठीक है, एक आर्टिकल है 71 का 1। ठीक है, 71(1) जो है उसके तहत उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होगा इस विवाद में, वही अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, डिंडवाना और एवं कुचामन निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो डिंडवाना और कुचामन जो है लवणीय झील के उदाहरण हैं। ठीक है, और ये कुचामन और डिंडवाना दोनों झील जो है राजस्थान में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, आगे देखिए। 72वां प्रश्न देखिए। निम्न में कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो नहीं है में पूछ रहा है, तो ये भवानी जो है वो सहायक नदी नहीं है। बाकी जो है मानस, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये सब सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस, तीस्ता, कपिली, ये सब सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, लेकिन भवानी जो है वो सहायक नदी इसकी नहीं है। ठीक है, भवानी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको नोट कर लेना है, कावेरी नदी की सहायक नदी है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। भारत का वृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? तो सबसे ज़्यादा जो मृदा है हमारे देश में वो अल्फीसोल, ठीक है, अल्फीसोल मृदा। और ये ध्यान रखना है कि इसकी जो उर्वरता होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न बांधों एवं उनके संबंधित राज्यों को सुमेलित करना है। तो सरदार सरोवर बांध बहुत फेमस है, गुजरात, ठीक है। इंदिरा सागर बांध कहाँ पे, मध्य प्रदेश। नागार्जुन बांध कहाँ पे, तो क्या होगा, नागार्जुन बांध कहाँ पे होगा बताइए। और मैतूर बांध, मैतूर बांध कहाँ, आपका तमिलनाडु। और ये जो नागार्जुन बांध है ये कहाँ पे है, तेलंगाना में है, ठीक है। ये मिस्टेक है, तेलंगाना, ठीक है। ये इसको आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर में क्या हो जाएगा, तेलंगाना। आंसर हमारा हो जाएगा 1 का डी और 2 का ए और 3 का सी, 4 का बी, डी आंसर हो जाएगा। इसको काट के तेलंगाना बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों, आपको सेट नंबर 8 हो गया, हम लोगों ने आज कर लिया। उम्मीद है आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट के रिवीजन से बहुत फ़ायदा पहुंचता होगा। अगर आपको ये वीडियो सारे पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने बाकी दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।